नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना से है। लुधियाना में एक जगह है आदर्श नगर, और इसी आदर्श नगर लोकेलिटी में इसी महीने की 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को एक लाश मिलती है। ये लाश एक बोरी में बंद थी, और जब लोगों ने इस संदिग्ध बोरी को देखा, इस बोरी पर उनकी नज़र गई, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, और पहुंचने के बाद बोरी का मुंह खोला गया, और जैसे ही बोरी का मुंह पुलिस ने खोला तो अंदर से एक लाश निकली। ये लाश सिर कटी लाश थी, यानी जिस इंसान का कत्ल हुआ था उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया गया था, कहीं और ठिकाने लगाया गया था, और बोरी के अंदर धड़ जो है उसे पैक करके फेंका गया था। एक और अजीब और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि लाश के जो हाथों के पंजे हैं उसमें से सारी उंगलियां काट ली गई थी। कत्ल का यह तरीका अपने आप में बहुत अजीब, बहुत वियर्ड और बहुत खतरनाक था। पुलिस को जब यह लाश मिली तो पुलिस भी लाश की हालत देखकर दंग रह गई। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी घबरा गए। खैर, पुलिस को जांच करनी थी। सिरकटी लाश की पहचान अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, आप सबको पता है। और यहाँ तो हाथों की उंगलियां भी गायब थी, सर भी गायब था। तो पुलिस ने जब उस लाश की जामा तलाशी ली, यानी उस लाश को सर्च किया, बॉडी में जो कपड़े थे उन सारी चीज़ों के बारे में जब पुलिस ने देखा, एक्सप्लोर किया, तो पुलिस ने देखा कि उसकी जेब में एक आधार कार्ड है। और यह आधार कार्ड जो है किसी पंकज शर्मा नाम के आदमी का है, जिसकी उम्र 32 साल है, और वो सिंहपुरा कुराली मोहाली का रहने वाला है। मोहाली आपको पता है चंडीगढ़ के पास मौजूद है, और वहाँ का रहने वाला पंकज शर्मा है, जिसका आधार कार्ड उस लाश की जेब में था। साथ ही लाश के रिस्ट पे, हाथ में एक ब्रेसलेट भी था, जिस ब्रेसलेट में पंकज लिखा हुआ था। यानी अगर सरसरी तौर पर देखें या समझें तो फिर ये लाश पंकज शर्मा की थी, क्योंकि उसने पंकज शर्मा के नाम का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, और साथ ही जेब में जो आई कार्ड मिला, जो आधार कार्ड मिला, वो भी पंकज शर्मा का ही था। अब पुलिस को पता लगाना था कि अगर ये लाश पंकज शर्मा की है तो उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, कैसे हुई, और कातिल तक पुलिस को पहुंचना था। पुलिस अब तक तो ये मानकर चल रही थी कि डेड बॉडी पंकज शर्मा की है। पुलिस ने जो भी आधी अधूरी लाश पुलिस ने बरामद की थी उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने हॉस्पिटल में भिजवा दिया, और उसके बाद पुलिस ने मोहाली के उस पते को एक्सप्लोर करने का फैसला किया जिस पते का आई कार्ड लाश की जेब से मिला था। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो ये देखकर और ये जानकर पुलिस को एक झटका सा लगा कि उस पते पर पंकज शर्मा नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। हालांकि पुलिस को यह ज़रूर पता चला कि इस पते पर पंकज शर्मा नाम का एक आदमी कुछ साल पहले रहता ज़रूर था, लेकिन पिछले कई सालों से वो जो है यहाँ से छोड़कर जा चुका है। इस वक्त कहाँ है, कुराली मोहाली के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पुलिस की तफ्तीश जो है एक तरह से एक ऐसे दीवार के सामने जाकर ठहर गई जिसके आगे पुलिस को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब पुलिस ये भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डेड बॉडी में जिस तरह से आई कार्ड रखा गया और हाथ में ब्रेसलेट था उसके, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश जो है किसी और की हो और पंकज शर्मा की पहचान या उसका नाम इस लाश को देने की कोशिश की गई हो। पुलिस ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि कातिल ने जिस तरह से लाश का सिर काटकर अलग किया था और जिस तरह से उसके हाथों की तमाम उंगलियां काट ली थी, उसे देखकर यह लग रहा था कि कातिल ये चाहता था कि लाश की पहचान जो है वो इस्टेब्लिश न हो सके। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह भी थी कि अगर कातिल वाकई यही चाहता था तो फिर कातिल ने मरने वाले शख्स की जेब में आधार कार्ड और हाथों में वो पंकज लिखा हुआ ब्रेसलेट क्यों रहने दिया, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 1.5-2 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस जो है एक कंफ्यूज स्टेट में थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाश पंकज शर्मा की है या फिर किसी और की है। हालांकि सबूत ये इशारा कर रहे थे कि लाश जो है पंकज शर्मा की है, लेकिन अभी इस बात को इस्टेब्लिश होना बाकी था। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस कुराली गई थी, मोहाली गई थी, उसके बाद पुलिस जो है फिर लुधियाना वापस आई, और जिस जगह पर ये डेड बॉडी मिली थी उस जगह के आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की।
धीरे धीरे पुलिस जो है इस पंकज शर्मा नाम के आदमी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने में कामयाब हो गई और पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर भी पता कर लिया। अब पुलिस के पास एक बड़ा क्लू था मोबाइल नंबर की सूरत में। अब पुलिस को ये पता करना था कि ये जिसका मोबाइल नंबर है पंकज शर्मा का, वो इस वक्त कहाँ है और उसकी हाल के दिनों में किस किस से बातचीत हुई है। तो पुलिस ने उसका CDR निकलवाया और जब CDR निकलवाया तो पुलिस को उसका जो रीसेंट एड्रेस है वो भी पता चला। पुलिस को उसका रीसेंट एड्रेस पता चला लुधियाना ही है। लुधियाना में एक जगह है मोहल्ला जगदीशपुरा, ताजपुर रोड। इन दिनों पंकज शर्मा वहाँ रहा करता था और आदर्श नगर मोहल्ले में जहाँ पर ये लाश मिली थी, पंकज शर्मा इससे पहले वहाँ रहा करता था। तो धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती गई। पहले मोहाली का पता चला, फिर उसके लुधियाना में होने की बात पता चली, फिर लुधियाना का जो करंट एड्रेस है वो पता चला, फिर ये भी पता चला कि डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी उस वहाँ पर पंकज शर्मा पहले रहा करता था। CDR जब पुलिस ने निकलवाई तो पुलिस ने ये देखा कि उसकी बात जो है आखिरी बार एक आदमी से हुई थी जिस आदमी का नाम है राम प्रसाद, और राम प्रसाद की उम्र तकरीबन 40 साल की है और ये राम प्रसाद भी उसी मोहल्ला जगदीशपुरा ताजपुर रोड का रहने वाला था जिस जगह पर पंकज शर्मा नाम का ये आदमी इन दिनों रहता था। अब सवाल यह था कि राम प्रसाद कहाँ है। पुलिस ने जब राम प्रसाद के घर में जाकर जांच की, पता किया, तो पुलिस ने ये देखा, पुलिस को ये पता चला कि राम प्रसाद जो है वो 3 जुलाई से ही गायब है। और घर वालों ने यह भी कहा कि राम प्रसाद की दोस्ती पंकज शर्मा से थी और घर वालों ने शक भी जताया कि शायद पंकज शर्मा ने ही राम प्रसाद को बुलाया था, जिसके बाद से वो गायब है। तो इस तरह से देखा जाए तो लाश पंकज शर्मा की मिल चुकी थी, सिरकटी लाश, लेकिन राम प्रसाद गायब था। तो यहाँ एक ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना था, लेकिन साथ में एक आदमी की गुमशुदगी का मामला और सामने आ गया। अब पुलिस जो है राम प्रसाद और पंकज शर्मा इन दोनों को फ्रैंटिकली ढूंढ रही थी, इन दोनों की तलाश तेज़ी से कर रही थी। और इसी क्रम में चूंकि पुलिस के पास पंकज शर्मा का मोबाइल फ़ोन भी था और उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही थी, राम प्रसाद की एंट्री तो उस स्टोरी में अभी हुई थी, पुलिस को पंकज शर्मा के बारे में फाइनली एक जानकारी मिली, एक टिप ऑफ मिला और पुलिस ने उसको ज़ीरोड इन किया, उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने फाइनली उसको पकड़ लिया। और पंकज शर्मा को पकड़ने का क्लियर मतलब यही था कि पंकज शर्मा जिंदा है, अदरवाइज़ पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब पुलिस ने पंकज शर्मा को पकड़ा और उससे पूछताछ की, उससे पूछा कि एक लाश मिली थी जिसके हाथों में तुम्हारा ब्रेसलेट था, तुम्हारा आई कार्ड था, तो पंकज शर्मा के पास सच कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने माना कि वो लाश जो है वो उसके दोस्त, उसके जानकार राम प्रसाद की थी और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने की है और इस हत्या में उसका साथ उसकी बीवी ने भी दिया है। अब पुलिस ने पूछा कि क्यों हत्या की, क्या दुश्मनी थी, तो जवाब था कि कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपनी मौत जो है वो दुनिया के सामने दिखाना चाहता था, अपना जो डेथ है उसे फेक करना चाहता था और इसी के लिए उसने एक बेगुनाह शख्स जिसका नाम राम प्रसाद था उसकी हत्या कर दी। साजिशन उसने राम प्रसाद से दोस्ती की थी, उसे अपने मोहल्ले में किराए का मकान दिलवाया था, राम प्रसाद को अपने घर बुलाया करता था और 3 जुलाई को साजिश के मुताबिक उसने राम प्रसाद को अपने घर दावत पर बुलाया, उसे जमकर शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हत्या का तरीका अपने आप में बहुत भयानक था। राम प्रसाद को पहले तो पंकज शर्मा ने अपनी बीवी के साथ मिलकर जो है होस्ट किया, जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में चूर हो गया तो फिर उसके मुंह में फेविक्विक डाल दी। फेविक्विक डालने का मकसद सिर्फ यही था कि उसका मुंह, उसके होठ पूरी तरह से चिपक जाए और हत्या के दौरान जब उसे मारा जाए तो वो किसी तरह का शोर न मचा सके, कोई आवाज़ न कर सके। कितना खौफनाक, कितना ब्रूटल और कितनी भयानक साजिश इस पति पत्नी की थी, आप ये सोचिए। तो इन्होंने उसके मुंह में पहले फेविक्विक डाला, अपने इरादे में कामयाब भी हुए, उसका मुंह राम प्रसाद का बुरी तरह से चिपक गया और उसके बाद लोहा काटने वाली जो आरी होती है उस आरी से पति पत्नी दोनों ने मिलकर पहले राम प्रसाद का गला काटा और सिर काटकर अलग कर लिया। इसके बाद उसके हाथों की उंगलियां काट ली। सिर काटकर अलग करना और उसे अलग से फेंकने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर सिर नहीं रहेगा तो डेड बॉडी को देखकर लोगों को लगेगा कि वो लाश पंकज शर्मा की ही है, राम प्रसाद की है, ऐसा नहीं लगेगा। इसीलिए राम प्रसाद का सिर काटकर अलग कर लिया। हाथों की उंगलियां इसलिए काट ली क्योंकि इनका जो भी लिमिटेड ज्ञान था या लिमिटेड
जानकारी थी उसके मुताबिक इनको लगता था कि अगर हाथों की उंगलियां पुलिस को मिल गई तो फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो जब उंगलियां ही नहीं रहेगी तो फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेगा, ये सोचकर उन्होंने हाथों की सारी उंगलियां भी उसी आरी से काट ली। इसके बाद 3 तारीख को ही उन्होंने हत्या की और इस लाश को 2 दिनों तक, टुकड़े तो वो कर ही चुके थे, अपने घर में रखने में, छिपाने में वो कामयाब हो गए। और इन 2 दिनों में उन्होंने इस लाश को जो है अपना ब्रेसलेट पहनाया, लाश की जेब में अपना आधार कार्ड डाला और लाश को प्लास्टिक के एक बैग में, एक बोरी में कई सारे टेप्स लगाकर अच्छी तरह से पैक किया। और पैक करने के बाद ये जो पति पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर उस लाश को एक स्कूटी पर लोड किया और फिर वो लुधियाना में ताजपुर रोड पर जहाँ रहते थे, मोहल्ला जगदीशपुरा, वहाँ से आदर्श नगर लेकर गए, जिस प्रीवियस मोहल्ले में पहले पंकज शर्मा रहा करता था, वहाँ पर ले जाकर वो लाश फेंक दी। इनका इरादा ये था कि जब आदर्श नगर मोहल्ले में वो लाश बरामद होगी और उस लाश को लोग देखेंगे, हाथ में ब्रेसलेट दिखेगा, आधार कार्ड पंकज शर्मा का दिखेगा, तो सारे लोग, चूंकि वो उसी इलाके में रहता है, सारे लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये तो यहीं का रहने वाला है पंकज, और इस तरह से उसकी पहचान जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इस तरह से दुनिया को और पुलिस वालों को ये लगेगा कि ये हत्या जो है पंकज शर्मा की हुई है। और फिर पंकज शर्मा जो है, जो भी गुमशुदा या पोशीदा ज़िंदगी, यानी एक तरह से कहा जाए कि लुका छिपा हुआ जीवन जो वो जीना चाहता था, वो इसमें कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने CDR के ज़रिए, उस आई कार्ड के ज़रिए, ब्रेसलेट के ज़रिए इस मामले को सॉल्व किया और जिस जगह पर ये रहता था, मोहल्ला जगदीशपुरा में, इत्तेफाक से वहाँ के CCTV फुटेज भी पुलिस को हाथ लग गए, जिसमें पति पत्नी की जोड़ी जो है वो 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को डेड बॉडी जो है बोरी में रखकर ले जाते हुए दिख रहे थे। तो उनकी ये तस्वीरें भी CCTV कैमरे में कैद हुई थी, जो पुलिस के हाथ लग गई। और इन्हीं तमाम सबूतों और सुरागों के बिना पर, उसकी बुनियाद पर पंकज शर्मा को और उसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर पंकज शर्मा ऐसा क्यों चाहता था कि लोग ये मान लें कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई है? क्यों वो लोगों के सामने अपने असली पहचान, अपनी असली आइडेंटिटी के साथ नहीं रहना चाहता था? तो इस सवाल का जवाब ये है कि पंकज शर्मा नाम का ये आदमी दरअसल एक खूंखार सीरियल किलर था। जी हाँ, एक ऐसा सीरियल किलर जो इससे पहले 4 और लोगों की हत्याएं कर चुका था। मूल रूप से बिहार का रहने वाला ये आदमी 2016 में एक हत्या की थी इसने, फिर 2018 में, 2019 में और फिर 2021 में। चारों हत्याएं उसने अलग अलग वजहों से की। कुछ हत्या की वजह जो है दुश्मनी रही। एक हत्या तो उसने लव अफेयर में ही कर दिया, अपने ही कज़न की वाइफ के साथ उसका अफेयर हो गया था और कज़न जब इस राह में अड़चन लगा रहा था तो उसने अपने कज़न की हत्या कर दी थी। शराब पीकर होने वाले लड़ाई झगड़ों में, जिसे ब्रॉल कहते हैं आमतौर पर, उस तरह के लड़ाई झगड़ों में उसने एक हत्या की थी। और इस तरह से पिछले 4-5 सालों के दरमियान उसने जो है 4 लोगों की हत्याएं की थी। कत्ल की कोशिश का एक मामला भी उसके खिलाफ दर्ज था। तो जाहिर है जब इतनी हत्याएं वो कर रहा था, एक एक करके, वो पुलिस की रडार पर था, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, गिरफ्तार भी हुआ था। तो वो एक नए नाम से, नई पहचान से अपनी ज़िंदगी आगे जीना चाहता था। और इसी इरादे से उसने ये सोचा कि अगर वो किसी की हत्या करके, ऐसे किसी हुलिये के या कद वाले इंसान की हत्या करके उसकी लाश को अपनी पहचान देने में कामयाब हो जाए, तो फिर पुलिस और दुनिया ये मान लेगी कि पंकज शर्मा मर गया है, फिर वो नई पहचान के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार सकेगा। लेकिन जितनी उसकी सोच थी उसके हिसाब से उसने तिकड़म लगाया, लेकिन तमाम तिकड़म और कोशिश के बावजूद आखिरकार उसके गुनाहों की पोल खुल गई और लुधियाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 4 कत्ल पहले किए थे, 5वां कत्ल उसने किया अपनी पहचान छुपाने के लिए, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। और कत्ल का तौर तरीका ऐसा जिसकी कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो वो भी हैरान रह गए। तो खैर, ये थी आज की पूरी कहानी। और अब आइए, जो कहानी मैंने आपको इससे पहले सुनाई थी, लुधियाना के ही ट्रिपल मर्डर की एक कहानी थी और साथ ही कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। तो उस कहानी में आप जो लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। शिव प्रसाद पाधी जी का कमेंट है, बहुत स्वागत है आपका। SK शॉर्ट्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। अशोक पटेल बादेकर
ने कमेंट किया है, सुशील जी का कमेंट है, विजेंद्र प्रजापति जी का कमेंट है, संजीव पाल का कमेंट आया है, उन्होंने भी कमेंट किया है। जय भारत के नाम से एक आईडी है, रूपा चट्टोपाध्याय कमेंट करती हैं रेगुलर। मनीष कुमार मांडवी जी, इन्होंने थैंक यू सर लिखा है। राजू सिंह जी का कमेंट है, गुड इवनिंग लिखा है इन्होंने। तुरजो कमेंट करते हैं बीच बीच में, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। सुरेश नायक जी, अली इमरान साहब, इन्होंने लिखा है अ वेरी गुड सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत धन्यवाद आपका। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट से हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं। भोजपुरी 5741 के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। और सुरेंद्र विश्नोई जी का कमेंट है। मामूनी बोरगोहा रेगुलर कमेंट करती हैं। गुरुचरण सिंह पन्नू जी का कमेंट आया है और इन्होंने इस बात पर थोड़ी हैरानी जताई है और थोड़ा इन्होंने स्माइली भी बनाया है कि 1 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में तय किया। बिल्कुल आपका कहना सही है कि 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटा बहुत होता है, लेकिन जब कंधे पर किसी की लाश हो और उसके पकड़े जाने का डर हो तो हो सकता है कि वो रुक कर, छुप कर, ठहर कर इस डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो इसलिए हो सकता है 4 घंटे लगे होंगे। तो खैर, गुड वाइब्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। शमी अहमद जी हैं। PSV विनोद कुमार, इन्होंने अपनी बात रखी है और इनके नाम को देखकर लगता है कि इनका ताल्लुक जो है ज़रूर साउथ से है। जय स्वामी नारायण हमारे दर्शक हैं। IM मलिक के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। सरिता चौहान जी, इन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है। मनी परमार और यूज़र समथिंग के नाम से एक आईडी है, नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जसवंत सिंह जी और आसिफ अली, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोगों ने कमेंट किया है, सैकड़ों लोगों ने अपनी बात रखी है, कमेंट किया है। सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन सारे लोगों का नाम एक साथ एक बार में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहें। आपके सारे कमेंट्स मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पढ़ता हूँ, यहाँ पर कैमरे के सामने उन कमेंट्स को पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन सारे कमेंट्स मैं निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पढ़ता हूँ। जिन लोगों के नाम मुझे सामने दिख जाते हैं, डिस्प्ले होते हैं, मैं रैंडम तरीके से उनके नाम पढ़ता हूं, लेकिन मैं शुक्रगुजार आप सारे लोगों का हूं, उनका भी जो कमेंट करते हैं और जो कमेंट नहीं करते हैं उनका भी। आप सब देखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।